नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पुलकित नागर। वक्त हो गया है फाइनल प्राइम टाइम का। अगले 1 घंटे अपनी जगह से हिलिएगा मत, क्योंकि दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपको वो तमाम बिग न्यूज के बारे में बताऊंगा जो कल की सुर्खियां बन सकती हैं, साथ ही राजनीतिक एजेंडा भी कल का सेट कर सकती है। पहली खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है बीजेपी के मिशन 80 में जिस समाज से चुनौती मिल रही है, उसी समाज को योगी आदित्यनाथ ने आज सीधी सीधी बात कर शांत करने की कोशिश की। क्या हुआ सब दिखाएंगे। दूसरी खबर, राहुल गांधी पर वार करते करते गृह मंत्री अमित शाह को थाईलैंड क्यों याद आया, यह भी बताएंगे। तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, रिपोर्टर बनी सांसद नवनीत राणा और रिपोर्टर बनने के दौरान नवनीत राणा के कैमरे में क्या हुआ कैद, ये बताएंगे। चौथी खबर अमरोहा से, जहां बिरयानी खिलाई जा रही है वोट के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए मुजफ्फरनगर के सरधना पहुंचे हुए थे। इसी दौरान सीएम योगी के साथ मंच पर संजीव बालियान और संगीत सोम नजर आ रहे हैं। एक और जहां खबर है कि बीजेपी को राजपूतों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने हैं। ऐसे में सीएम योगी का दोनों नेताओं के साथ एक मंच पर साथ होना कई बड़े मैसेज देता है। सीएम योगी को महाराणा प्रताप की मूर्ति भेंट की गई। दौरान सीएम योगी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि व्यक्तिगत मतभेद से बड़ा है विचारधारा और साथ ही राष्ट्र धर्म। ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़कर के राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। स्टेज पर बोलते हुए नगर प्रत्याशी संजीव बालियान का जबरदस्त विरोध भी हुआ। यह विरोध सभा में आए ग्रामीणों ने किया। जब संजीव बालियान बोल रहे थे तभी वहां मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर विरोध किया। इसके बाद संजीव बालियान 5 मिनट भी नहीं बोल पाए। 31 मार्च को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले खतौली विधानसभा के ठाकुर बहुल गांव में संजीव बालियान चुनाव प्रचार के लिए गए थे, जहां संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। तभी संजीव बालियान ने यह आरोप लगाया कि यह हमला संगीत सोम के इशारे पर हुआ। तभी से दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पश्चिमी बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस वालों को अपने मैनिफेस्टो में लगाने के लिए इंडिया की एक तस्वीर भी नहीं मिली तो थाईलैंड की तस्वीर लगा दी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे राहुल गांधी का थाईलैंड प्रेम दिखता है। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने के लिए। अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा धुआंधार प्रचार करने में जुटी हुई है। उनके एक दिन में पूरे चुनावी कैंपेन को टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर ने कवर किया।
चुनाव प्रचार के दौरान नवनीत राणा का एक अलग अंदाज देखने को मिला। वो नव भारत की रिपोर्टर बनकर इलाके के लोगों का दुख दर्द जानने पहुंची और बेमौसम बरसात की वजह से हैदरपुर के संतरे के साथ साथ कई फसलों में भारी नुकसान हुआ है। अपनी रिपोर्ट के दौरान बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने राज्य सरकार से किसानों की मदद की गुहार लगाई। हालांकि इस दौरान उन्होंने आचार संहिता के बंधन का भी जिक्र किया। आपने अगर देखा तो मेरे चांदूर बाजार के तालुके में मैं हूँ और जवारी है, मेरे हाथ में संतरा है और गेहूं था, गेहूं लगाया हुआ था और बहुत सारे था, कांदे थे, गार पीटी जिसको बोलते हैं कि बर्फ के ओले जो पड़ते हैं वो पड़े हैं और बहुत अनवांटेड बारिश हुई है पूरे क्षेत्र में। अगर आप नुकसान देखेंगे तो पूरे क्षेत्रों का नुकसान खेतों का इस तरीके से ही पूरे हमारे अमरावती में चांदूर बाजार हो, अचलपुर हो, दरियापुर, अंजनगांव, घाटलड़की, ये पूरे तरफ इसी तरीके से खेतों का किसानों का नुकसान है। हमने हमारी सरकार से, हमारे डिप्टी सीएम साहब से, मुख्यमंत्री से बात की है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मदद इनको जाहिर हो, क्योंकि आचार संहिता लागू है। तो इस बीच दौरान कितनी ओपन स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर मुझे लगता है शेतकरियों के दुख में कोई आचार संहिता का बंधन होना नहीं चाहिए। उनको ये दिलासा जरूर सरकार की तरफ से मिलना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके पीछे, उनके दुखों में उनके साथ खड़े रहकर उनका भविष्य में कोई नुकसान न हो, इसकी जवाबदारी सरकार लेती है। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द ये किसानों को दिलासा जरूर मिलना चाहिए। नवनीत राणा का ये रूप आपने पहली बार देखा होगा जब वो टाइम्स नाउ नव भारत के माइक के साथ संतरे की खेती कर रही थी। अब खबर यूपी के अमरोहा से, जहां एक वीडियो सामने आया है जो चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता है। ये वीडियो हैरान करने वाला है। वीडियो बीएसपी ऑफिस का बताया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि अमरोहा से लोकसभा प्रत्याशी मुजीमित हुसैन वोटरों को लुभाने के लिए बिरयानी बांटते हुए नजर आए। बीएसपी कार्यकर्ताओं पर ये शर्मनाक घटना घटी है। शाम के वक्त सैकड़ों की भीड़ वहां जमा हो जाती है और लोग बिरयानी खाने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। ये वीडियो अमरोहा का बताया जा रहा है और साथ ही बिजनौर में ये तमाम चीजें हुई हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिरयानी बांटी जा रही है। अब खबर यूपी से ही। अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर बेटे अब्बास अंसारी ने फातिया पढ़ा। इस दौरान अपने भाई के गले लगकर वो भावुक हो गए। फातिया पढ़ने के बाद अब्बास अंसारी को जेल ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब्बास अंसारी को फातिया पढ़ने की इजाजत दी गई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके जनाजे में बेटे अब्बास अंसारी शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद अब उन्हें फातिया पढ़ने की इजाजत दी गई। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी पहली बार गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कालीबाग स्थित इसी पुश्तैनी कब्रिस्तान में, जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है, वहां पर उन्होंने फातिया पढ़ा और इसके साथ ही चादर पोशी की। दोपहर लगभग 4:30 बजे के आसपास वो यहां पर पहुंचे और इसके बाद उनका जो काफिला था सीधे फाटक पहुंचा। फाटक के बाद शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास वो यहां पर कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पे पहुंचे और इस दौरान उनके जो परिजन थे, सभी लोग थे, भारी सुरक्षा के बीच में उनको यहाँ पर लाया गया और इसके बाद वो लगभग 15 मिनट तक और फातिया पढ़ने के साथ ही चादर पोशी की और इसके साथ ही कब्र पर फूल चढ़ाए। दोपहर सुबह से ही इस अब्बास अंसारी को लेकर गहमा-गहमी की स्थिति थी, क्योंकि कल देर रात लगभग 9:30 बजे के आसपास जो कासगंज पुलिस थी वो उनको लेकर यहां से निकली थी और इसके बाद सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास उनको गाजीपुर लाया गया, जहां पर उन्हें जेल के बैरक नंबर 10 में रखा गया। बैरक नंबर 10 में ही उनके पिता मुख्तार अंसारी भी रहा करते थे जब वो उस वक्त जेल में थे। बताया ये जा रहा है कि कल ईद की नमाज वो जेल के अंदर ही अदा करेंगे और इसके बाद संभव हुआ तो शायद उनको यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 दिनों की पैरोल दी है, यानी 10, 11 और 12। 10 तारीख को वो उन्होंने फातिया पढ़ा और अब 11 और 12 तारीख को वो जेल में रहते हैं या फिर उनको एक बार फिर से मोहम्मदाबाद लाया जाएगा, ये सब कुछ देखना होगा।
गाजीपुर। कैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के शब्दों में तल्खी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्दों के प्रहार करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के बीच बदजुबानी की होड़ सी लगी है, तो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर शब्दों की मर्यादा लांघते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच पीएम मोदी ने जोरदार पलटवार करते हुए जवाब दिया है। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 फॉर 2047। देश के सबसे बड़े नेता जब हिंदुस्तान के मान को आसमान में पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री जब मजबूत नींव पर नए और समृद्ध भारत का भविष्य गढ़ने की शपथ ले रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, वोट युद्ध के बीच रैली दर रैली जब नरेंद्र मोदी देश को नए मुकाम पर ले जाने के लिए रूपरेखा खींच रहे हैं, तब उन्हें सत्ताहीन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली कांग्रेस के नेताओं की सोच और सियासत प्रधानमंत्री के ड्रेस के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन और 3 लाख का बुल्गारी का और 1,55,000 का मेवाज का चश्मा लगाते हैं। वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, कभी समुद्र के जहाज में उड़ना तो कभी स्नॉर्कलिंग के मजे लूटना। मौज हैं मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री की ड्रेस की आर्थिक व्याख्या कर नीचे 66 सेकंड का वीडियो लगाने वाली ये वही सुप्रिया श्रीनेत हैं जो कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चीफ है। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने 2 हफ्ते पहले कंगना रनौत पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। हालांकि उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन इस बार सीधे सीधे उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने अपने शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। भारत के भविष्य को लेकर अपनी परवाह को आकार देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने के लिए कांग्रेस की नेता ने सोशल मीडिया पर कुछ यूं ब्यौरा दिया तो बीजेपी के नेता उखड़ गए। बीजेपी के नेता ऐसे ही नहीं हत्थे से उखड़े हुए हैं। असल में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट, चश्मा, पेन का बस हिसाब किताब नहीं कर रहे, बल्कि शब्दों की मर्यादा का पिंडदान भी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। कैसे चल रही है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जिस ड्रेस का हिसाब लेकर कांग्रेस की नेता सोशल मीडिया पर बैठी हैं, उस कथित 20 लाख वाले ड्रेस की कहानी क्या है। पीएम मोदी के सूट पर सोने के तारों से उनका नाम लिखा था। पीएम मोदी ने उस सूट को नीलामी के लिए दे दिया। होलोग्राम लगा सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम हुआ था। नीलामी में जो पैसा आया उसे गंगा की सफाई से जुड़े नमामि गंगे ट्रस्ट को देने का फैसला हुआ। पीएम मोदी के सामानों की नीलामी ना तो पहली बार हुई थी और ना ही आखिरी बार। असल में अक्टूबर 2023 तक 5 बार पीएम मोदी को मिले गिफ्ट की नीलामी हो चुकी है। नीलामी में जो भी पैसा आता है उसे सार्वजनिक हितों में काम में लगा दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी उनके उस सूट पर सवाल उठा रहे हैं, चश्मा और जहाज का हिसाब लगा रहे हैं। तब सोशल मीडिया पर वायरल पंडित नेहरू के विदेशों में धुलने वाले सूट पर सवाल होने लगे। प्लेन में
राहुल गांधी के जन्म उत्सव के बारे में पूछा जा रहा है। राहुल गांधी के इंपोर्टेड टी-शर्ट और जैकेट पर सवाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के पुरातत्ववेत्ता ऐसे ही कई सवालों को खोद रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता सूट चश्मा पहन के अलावा हवाई और समुद्री जहाज के साथ साथ स्नॉर्कलिंग का गुनाभाग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बैठे कांग्रेस के नेताओं के शब्द बेलगाम हैं। छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं चरणदास महंत। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कैसे शाब्दिक मर्यादाओं को लांघा, वो सुनिए जरा। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब चुनाव के बीच पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ हो। 17 वर्ष पहले शुरू हुआ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अब तक जारी है। पिछले महीने डीएम के नेता ए राधाकृष्णन ने पीएम मोदी के लिए बदजुबानी की थी। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाया था। खुद पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को प्रधानमंत्री वक्त बेवक्त जवाब देते रहे हैं।